Hello everyone and welcome back to your own YouTube channel. My name is Mimansha Kaur and आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री ICSE क्लास 10th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को विच इज़ वन एंड ओनली मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री. अब आप पूछेंगे मैम हाउ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेटा ये चैप्टर आप अपने क्लास 9th में भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं. एंड इम्पॉर्टेंट इस वजह से ही सिर्फ नहीं क्योंकि ये बोर्ड का पार्ट है, बट ऑल्सो बिकॉज ये 11th एंड 12th के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. येस ऑफ कोर्स आज हम अपना पूरा मोल कॉन्सेप्ट, ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर 1 घंटे में सबसे इजी एंड सबसे क्लियर वे में प्रिपेयर करने वाले हैं, बोर्ड्स के लिए एकदम रेडी करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ओके सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं. सो बेटा मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पहले से, जो आप 9th में भी कवर अप करके आ चुके हो, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी है इस टॉपिक में मूव ऑन करने के लिए फर्दर. नेक्स्ट इज मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, गेल-ल्यूसैक्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में आपके पास प्रायर नॉलेज भी है, एंड एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोज लॉ बेसिकली फॉर फाइंडिंग एटॉमिसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, एंड अलॉन्ग विद डॉट कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्री के टॉपिक्स की तो वहां हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, कैसे उन्हें बैलेंस करते हैं, क्या उनकी नीड है, एज वेल एज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है. अगर हम बात करें ICSE के जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है तो इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं या जो बोर्ड से के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हैं वो ये है. गेल-ल्यूसैक्स लॉ हम पढ़ेंगे ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज इंक्लूडिंग एवोगैड्रोज लॉ, जिसमें आपका व्हाट इज मोल, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, व्हाट आर द एवोगैड्रो लॉ एंड गेल-ल्यूसैक्स लॉ क्या है मास का कंबाइनिंग वैल्यूज के साथ, एंड सम सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दैट. Next, atomicity of hydrogen, oxygen and nitrogen and chlorine where proof is not required with its application, vapor density and its relation to relative molecular mass, mole and its relation to various other concepts जो अभी आप आगे questions में पढ़ोगे, as well as simple calculations based on these chemical equations. So सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, इजी वे में एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है कि कितना मुश्किल है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वगैरह वगैरह. बेसिक से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे. बस आप लोग को क्या करना है, फुल फोकस के साथ एक अलग रूम में बैठ के अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस चैप्टर को कवर अप करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैटर 3 स्टेट्स में होता है, हमें पता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. बस उन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम के फॉर्म में. अगर हम बात कर लें, लेट्स सपोज गैसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो हम बात कर लेते हैं. देन सॉलिड्स का कैसा होता है वो देख लेते हैं, एंड हमारा लिक्विड्स का कैसा होता है वो देख लेते हैं. हमें पता है जो सॉलिड गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वाइड अपार्ट, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं. ये तो हमने अपने जूनियर सेक्शंस में सीखा हुआ है. सॉलिड्स में कैसे होते हैं हमें पता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट की भी स्पेस नहीं है, इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट. ये चीज़ें तो आप बेसिक अपने क्लासेस में जूनियर सेक्शंस में हमें पता है, हम देख के आए हैं. बबल डायग्राम्स हमने बहुत सारे बना लिए. ठीक है. लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में सॉलिड से तो लूज होते हैं बट गैस के कंपैरिजन में थोड़े से टाइट होते हैं. ठीक है. थोड़ा सा डेंस होता है लिक्विड के स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू गैसेस, और सॉलिड्स में के कंपैरिजन में देखें तो लूज होते हैं. ठीक है. ये तो हमें पता है. अब इसी डायग्राम से रिलेट करते हुए अगर हम इन प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें तो गैसेस की अगर हम बेटा बात करें तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप एंड हैव नो रिजिडिटी. जस्ट बिकॉज मॉलिक्यूल्स उतने टाइटली पैक नहीं होते, वो उतने डेंस नहीं है, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, वो उतने रिजिड, उनकी शेप इतनी सॉलिड नहीं होती. गैसेस के पार्टिकल्स है लूज होते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं, एंड दैट इज वाई उनकी वॉल्यूम भी कुछ फिक्स नहीं होती, डेफिनाइट नहीं होती. ये हमें पता है. अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें गैसेस में तो आप यहां से देख सकते हो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा होगा,
और अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो इनके बीच में और गैसेस के बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कैसा है, साफ साफ क्लियरली इजी से डायग्राम से ही देखने में पता चल रहा है कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा मैक्सिमम है, तभी तो वो इतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होते हैं कि वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, देख के ही पता चल रहा है। एंड वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। और लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड से तो कम ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट हाँ गैसेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की शेप डिफाइंड होती है। आपको पता है आपके आसपास जितनी भी सॉलिड की चीज़ें, लेट सपोज योर बुक है सॉलिड फॉर्म में, आपका पेन है, वॉल्स है, वगैरह वगैरह, कोई भी आप इजी सा एग्जांपल अपने आसपास दे सकते हो। सॉलिड्स के सब एग्जांपल्स हैं, उनकी एक फिक्स शेप है, फिक्स साइज है और रिजिड है, दे आर हार्ड इनफ, है ना। वहीं लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स की हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप एंड आर लेस रिजिड। हमें पता है वॉल्यूम तो फिक्स है, एक जग में मान लिया हमने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, वाटर इज लिक्विड, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स रही, बट अगर जग की शेप में उसने फिलअप किया तो उसने उस कंटेनर की शेप ले ली। लेट सपोज किसी वाटर को किसी ओपन टब में अगर या बकेट में लिया तो उसने उसकी शेप ले ली। तो लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती और लिक्विड्स की रिजिडिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम होती है, बट दे हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। बट वहीं गैसेस का हमने देखा कि वॉल्यूम भी उसमें गैसेस में डेफिनाइट नहीं होती। नेक्स्ट हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में नेग्लिजिबल है, सॉलिड्स में मैक्सिमम है और लिक्विड्स में हमारे सॉलिड से कम है बट गैसेस से ज़्यादा है। देन एक्सर्ट प्रेशर। अब गैसेस का क्या हमें पता है बेटा, गैसेस जो है हर एक डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करती है, ठीक है, बेसिकली प्रेशर को एक्सर्ट करती है। लाइक जिस भी डायरेक्शन में है इसके मॉलिक्यूल्स प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। वहीं अगर हम सॉलिड्स की बात करें और अपने लिक्विड्स की बात करें तो ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रेशर लगाते हैं। ये हमें पता है बेटा, अपने प्रायर क्लासेस से जूनियर सेक्शंस में हमें पता चला कि गैसेस अपने हर साइड में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बट वहीं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स क्या करते हैं, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। लो डेंसिटी, इसी वजह से इनकी डेंसिटी अगर डेंसिटी बेसिस पे देखें तो गैसेस जो होती है सबसे कम डेंस होती हैं। देन सॉलिड्स आर हाईली डेंस, काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, हाईली डेंस होते हैं। एंड अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम, बट हाँ गैसेस से ऊपर होती है, ज़्यादा होती है। देन अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स डिफ्यूज, डिफ्यूज के मतलब होता है बेटा स्प्रेड का। अगर पार्टिकल्स की बात करो, इजीली आपको पता है आपके आसपास अब एयर है, एयर के गैसियस फॉर्म में है, इसके पार्टिकल्स वाइडली स्प्रेड है, काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज्ड है। वहीं पार्टिकल्स की बात करेगा सॉलिड्स की तो ये डिफ्यूज नहीं होते, दे आर टाइटली पैक्ड, ये स्प्रेड आउट नहीं होते। वहीं लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा स्प्रेड होते हैं या डिफ्यूज होते हैं, एंड गैसेस के कंपेयर करें तो दे आर लिटिल लेस, है ना। सो ये तो बेटा बात हो गई बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर की या गैसेस की, सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टीज हमने क्यों पढ़ी, बेसिकली क्योंकि आज के चैप्टर में हम गैसेस को लेके ज़्यादा बात करने वाले हैं। गैसेस पे मेन फोकस रहेगा हमारा आज के सेशन में, और उनके कंपैरिजन को समझने के लिए हमने सॉलिड्स को एंड लिक्विड्स को भी कंसिडर किया है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब गैस लॉज क्या होते हैं, नाम से ही अगर पता चले, बहुत ही इजी वे में समझते हुए चलेंगे, ज़्यादा नहीं जाना थ्योरी में। गैस लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज जो कि गैसेस स्टेट्स वाले पार्टिकल्स पे या गैसेस पे ही एप्लीकेबल हो, वो लॉज। गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स विच अ गैस फॉलो व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमें पता है बेटा, जब भी किसी भी गैस या स्टेट वाले एलिमेंट पे या गैस के ऊपर टेम्परेचर, वॉल्यूम या उसमें प्रेशर का कुछ भी उसमें चेंजेस आते हैं, किस किस में, जब भी गैसेस में टेम्परेचर में, प्रेशर में या वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो हमारे गैस में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। और गैस लॉज बेसिकली वो लॉज है, वो रूल्स है जो कि गैस फॉलो करती है जब वो क्या हो, जब उसके इन तीन चीज़ों में टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में कोई भी चेंज आए, ठीक है। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली कौन कौन सी यूनिट्स होती है टेम्परेचर की, बेसिकली अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो वी टेक सेल्सियस एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट भी होती है, बट ज़्यादातर बात हमारी जो होगी वो होगी सेल्सियस में एंड केल्विन में। हमें पता है सेल्सियस को अगर हमें केल्विन स्टेट, जनरली केल्विन यूनिट को हम लेके चलते हैं, अगर हमें गिवन है सेल्सियस में तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हम जो भी हमारा गिवन डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो आउटपुट टेम्परेचर आएगा वो हमारा केल्विन में आएगा,
ठीक है, आप गिवन, लेट सपोज यू आर गिवन विद 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आपको केल्विन में चेंज करना है, आप क्या करोगे, सिंपली आप 30 डिग्री सेल्सियस में 273 को जब ऐड कर देंगे, यू विल गेट 303 केल्विन। आपका सेल्सियस का जो स्टेट टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी, सिर्फ 273 को ऐड करना है और कुछ नहीं, बेसिक मैथ्स, ठीक है। सो टेम्परेचर हम सेल्सियस या केल्विन में लेते हैं, जनरली केल्विन में कंसिडर होता है, तो हम सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन स्टेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर, अभी हमने देखा कि गैसेस अपनी हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करिए। प्रेशर इज बेसिकली अ फोर्स, जो कि फोर्स गैसेस एक्सर्ट करती है अपनी हर एक डायरेक्शन में। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में अप्लाइड हो रहा है, इसको याद करने का तरीका यही है, एंड इसकी जो यूनिट होती है दैट इज AMU। प्रेशर को हम AMU में काउंट करते, सॉरी ATM, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन होता है 1 ATM, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM में आप अपना प्रेशर को काउंट करते हो, ठीक है, वैसे तो कैश को करते हो, बट केमिस्ट्री में ATM के टर्म्स में जो दिया होता है दैट इज प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपको पता है जनरली हमारा लीटर्स में गिवन होता है। अब वॉल्यूम किसी भी चीज़ का है, गैसेस का है, लिक्विड्स का है, ठीक है, तो वो हमारा किस में, लीटर्स में होता है। बाकी जो यूनिट्स है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर्स, ठीक है। सो कन्वर्ट करें तो हमारा लीटर्स की अगर हम बात करें बेटा, सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, क्लियर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। देन अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर क्यूब की, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्लियर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। देन अगर हम बात करते हैं मिलीलीटर्स की, ये तो हमें जूनियर क्लासेस से पता है दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ ml, दैट इज मिलीलीटर। सो ये तो हमारे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो गई, जो कि जिनका इफेक्ट गैसेस पे पड़ता है जब वो चेंज होती है इन वन फॉर्म और इन अनदर। नेक्स्ट कुछ लॉज, ये कुछ लॉज हैं, बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो आप अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। जस्ट हम एक स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन सेशन ले रहे हैं, बेसिकली इट्स अ रिवीजन सेशन, कि आपके माइंड में वो चीज़ एक बार रिवाइज हो जाए, तो आपको ईजिली वे में आप आगे इन चीज़ों को रिलेट करके ईजी वे में मोल कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, ऑल्दो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ दिस, ओके। बोयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो बोयल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था या क्या होता है? बोयल्स लॉ में कहते हैं temperature remaining constant, the volume of a gas is inversely proportional to its pressure। मतलब क्या मतलब है? बोयल्स लॉ कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारी जो गैस होगी, ठीक है, ये सब गैस लॉज हैं, यानी कि एप्लीकेबल टू गैसेज ओनली, एप्लीकेबल टू गैसेज ओनली। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस पे एप्लीकेबल है बेटा। अगर हम बात करें तो बोयल्स लॉ में तो ये कहता है, हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है गैसेस पे। अब अगर हमने मान लिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, बचा क्या? वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो बोयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होती है किसी भी गैस की, वॉल्यूम लेट्स सपोज रिप्रेजेंटिंग विद V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये रिलेशन हमें मिलता है किससे? बोयल्स लॉ से, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? प्रेशर के, ठीक है। वेयर T इज कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्लियर। एंड अगर दूसरा लॉ जो है हमारा चार्ल्स लॉ, उसकी हम बात करें तो चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, उसमें टेम्परेचर था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब बचा क्या? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में से प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, बचा क्या? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इनमें क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। कैसे? क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अगर हमारा प्रेशर P जो है वो हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, क्लियर। सो दिस इज वन रिलेशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एंड दिस इज द अदर वन अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। इतना क्लियर हो गया? आई होप दिस इज इजी, आप पहले पढ़ के आ चुके हो। अब गैस इक्वेशन क्या है?
गैस इक्वेशन और कुछ नहीं, इन दोनों को मिला के लिख दिया गया है। कैसे लिख दिया गया है? पहले हमें बोयल्स लॉ से मिला कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो अगर हम बात करें इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि Vp इज कांस्टेंट, ठीक है, Vp हमें मिला। एंड अगर हम दो गैसेस की बात करते हैं तो उनके बीच में वो इसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन मिला, दैट P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ये चीज हमें मिली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम इससे डिराइव करें तो हमें मिलेगा V/T इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है। सो अगर हम यहाँ से इसको क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन गेट दैट अगर दो केसेस है गैसेस के, सो हमें मिलेगा V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को जो हमने डिराइव करी है इन्हें एक साथ रिलेट कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट, द गैस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड एज P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। दिस इज योर गैस इक्वेशन। इजी, एक इजी फॉर्म में आपने सीख लिया कि कैसे गैस इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। सो क्लियर। और यहीं से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, मेन हमारी गैस इक्वेशन, कि ये दोनों इक्वल होंगे किसके, कांस्टेंट के, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, इधर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर। सो यहाँ से जो मेन गैस इक्वेशन हमारे पास आई वो क्या आ रही है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू K विच इज अ कांस्टेंट। ये आ गई हमारी गैस इक्वेशन। PV डिवाइड बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV/T इज कांस्टेंट। क्लियर, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव इज मोल। अच्छा, मोल को समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज 1 डजन। व्हाट इज 1 डजन? हाँ, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जी जी जी, आपसे। ओके, सो 1 डजन क्या होता है? 1 डजन हमें पता है, 1 डजन इज बेसिकली अ क्वांटिटी और अ यूनिट। अगर हम बात करें डजन की तो एक यूनिट है जो कि क्वांटिटी की है, क्वांटिटी बता रही है। एंड हमें पता है व्हाट इज 1 डजन इक्वल्स टू, वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 of anything. For example, let's suppose 1 dozen apples means 12 apples. Clear? Or 1 dozen eggs means how many eggs? 12 eggs. तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि डजन क्या है, डजन एक क्वांटिटी की यूनिट है, जिसका मतलब है एनीथिंग विच इज 12 इन नंबर्स और क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, मोल क्या है? लेट्स मूव ऑन। इसी से रिलेट करके अब इजी वे में हम समझ गए कि मोल क्या है। तो मोल भी और कुछ नहीं, अ मोल इज अ बेसिक यूनिट दैट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और अ नंबर। मोल भी और कुछ नहीं है। जिस तरह डजन एक यूनिट है क्वांटिटी की जो कि 12 को सिग्निफाई करती है, उसी तरह से मोल भी एक बेसिक यूनिट है जो कि किसी भी सब्सटेंस की नंबर या क्वांटिटी को शो करता है। अब ये कैसे शो करेगा? फॉर एग्जाम्पल, डजन जो है 12 को शो कर रहा है, मोल किसे शो करता है? अ मोल इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23. So, let me write it here. 1 mole is equals to 6.023 into 10 to the power 23. Clear? ये समझ में आया? ये तो इजी वे में हमें समझ में आ गया। जो न्यूमेरिकल्स में हम अपनी वैल्यू यूज़ करने वाले हैं वो होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट एक्चुअली मोल की डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली यही है दैट मोल इज़ अ बेसिक यूनिट जो कि हमें किसी भी सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है वो बताती है। एज वेल एज वो क्या है? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, दैट इज 6C12। तो बेसिकली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसी के इक्वल हो जाता है हमारा मोल। ठीक है, और ये तो पता चली गया। मोल में बेसिकली व्हाट इज मोल? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो कि किसके इक्वल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के, जिसे हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। मतलब डोंट वरी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो भी हमने लिखा दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू
6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये किसके, लेट मी इंक्रीज द थिकनेस, आई होप नाउ इट्स विजिबल. Yeah. So 1 mole is equals to 6.023 into 10 raised to the power 23, where this 6.023 is also known as, what it is known as? It is known as Avogadro's number represented by capital N and then subscript में A. या तो एन ए से आप डिनोट करते हो और वन मोर सिंबल इज देयर दैट इज कैपिटल एल. क्लियर? सो ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे हम क्या कहते हैं? यही हमारा एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए या एल से, बेसिकली कैपिटल एन सब्सक्रिप्ट में ए और कैपिटल एल से. ये हमारा एवोगैड्रोस नंबर होता है. क्लियरली? विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब विच नंबर इज द एवोगैड्रोस नंबर, तो दिस इज योर एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. आई होप दिस मच इज क्लियर. वेरी गुड. ओके, अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हमारे मोल की, कि मोल के क्या एग्जाम्पल्स हैं. मोल को समझने के लिए इजी एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो क्या कहने का मतलब है इसका. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटम्स के केस में बात करें, सो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो उसमें कितने एटम्स हुए ऑक्सीजन के? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हुए. एंड विच विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज 16 ग्राम. क्लियर? ये तो बात हो गई एटम्स की. अभी हमने पढ़ा मोल में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब हो चुके हैं, हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो अगर हमने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज O2, 2 इन सब्सक्रिप्ट. अगर हमने बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, O2 के, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? और वो किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 के, विच इज 32 ग्राम्स. क्लियर? सो 1 मोल क्या है? विच इज द नंबर, एक तरीके की बेसिक यूनिट जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में है. द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बेसिकली न्यूमेरिक फॉर्म में. और 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. और यही जो नंबर है हमारा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन सब्सक्रिप्ट में ए और कैपिटल एल. क्लियरली? आई होप दिस मच इज क्लियर. अभी तक सब बेसिक रहा है. मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रोस का नंबर को हमने कवर अप कर लिया. नेक्स्ट मेन जो टॉपिक है हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री का, विच इज गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस. नाम से ही अगर हम पता करें तो गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब जब गैसेस अपने वॉल्यूम्स में क्या है, डिफरेंट वॉल्यूम्स में कंबाइन होती हैं, तो उस पर जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है. तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि गे-ल्यूसैक्स लॉ जो है किस पे एप्लीकेबल रहने वाला है? हमारा गैसेस पे ही एप्लीकेबल रहने वाला है. एंड यहाँ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वॉल्यूम से रिलेटेड बात करने वाले हैं. गैसेस की वॉल्यूम से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं. शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक. सो गे-ल्यूसैक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, इफ गैसेस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. सो अगर हम मान के चल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम जो जब गैसेस रिएक्ट करेंगी, व्हेन गैसेस रिएक्ट, तो वो किस तरीके से वॉल्यूम के बेसिस पे रिएक्ट करेंगी? अपने सिंपल होल नंबर रेशियो में. कैसे? देखिए, लेट सपोज अगर हम यहाँ बात करते हैं H2O की. ठीक है, सो हमारे पास हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस, ऑक्सीजन
विच इज अ गैस, दोनों ने जब कंबाइन किए इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या फॉर्म कर रहा है, H2O। अब अगर हम यहाँ वॉल्यूम की बात करें, और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप केमिस्ट्री में इक्वेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो। तो पहले हमने चेक किया, 2 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है एंड 2 इधर है, बैलेंस्ड इक्वेशन, वेरी गुड। नाउ कितने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज 2 वॉल्यूम्स है। हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम में है, देयर आर 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2H2 है ना, तो गैस हाइड्रोजन गैस कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स में। ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम में है, 1 वॉल्यूम में है। एंड H2O जो हमारे पास लिक्विड या स्टीम फॉर्म में एक्चुअली आ रहा है, वो कितने फॉर्म में है, गैसेस की अगर हम बात करें तो H2O में, सो 2 वॉल्यूम्स इसकी है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1 एंड H2O स्टीम इज अगेन 2। सो अगर हम इसका रेशियो निकालें, द रेशियो वी आर गेटिंग इज 2:1:2। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है, इसमें क्या दिया हुआ था बच्चों, इसमें दिया था कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो उनके वॉल्यूम के बेसिस पे जो रेशियो आएगा वॉल्यूम्स का, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो मीन्स हमें पता है व्हाट आर द सिंपल रेशियोज, लाइक 1:2, 3:4, 5:6, ये सब क्या है, रेशियोज है, सिंपल रेशियोज है। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब ये है कि आप जब भी रेशियो निकाल रहे हो, अगर लेट सपोज देयर आर 2 क्वांटिटीज A एंड B, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में आपका A एंड B दोनों ही होल नंबर्स होंगे। क्लियर, सिंपल होल नंबर रेशियो का ये मतलब है बेटा यहाँ पे कि जब आप गैसेस की वॉल्यूम जो यूज़ हो रही है हमारे रिएक्शन में या प्रोसेस में पूरे, तो उसमें जो उन गैसेस की वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर फॉर्म में होगा, यानी कि वो डेसिमल नहीं होगा कोई भी नंबर, या फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, इट विल बी इन होल नंबर रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पे लिखा है इट इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली। गेल-ल्यूसैक्स लॉ अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है। एंड अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड्स या लिक्विड्स हमारे इन्वॉल्व हैं, फॉर्म हो रहे हैं एज या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कहीं पे भी अगर सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम उस सॉलिड कंपाउंड की या लिक्विड कंपाउंड की जो वॉल्यूम होती है उसे या तो 0 कंसिडर कर लेते हैं या फिर निल कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो मेन पूरा जो गेम है यहाँ पे गेल-ल्यूसैक्स लॉ में, वो गैसेस का ही है। क्लियर, आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, दिस इज फॉर द अमोनिया रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सब गैसीय स्टेट में ही है, नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में, हाइड्रोजन एंड अमोनिया भी गैसीय स्टेट में आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो। इस साइड में रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है, उधर देयर इज ओनली 1, तो पहले तो हमें 2 करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 किया ना अमोनिया में, एक 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने 2 किया, सो क्या हुआ, नाइट्रोजन तो 2 हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, और यहाँ 2 था तो यहाँ हमें 3 लगाना पड़ा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो अगर हम बात करें, नाइट्रोजन प्लस 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। सो वॉल्यूम बेसिस पे अगर हम बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम्स में है, 3 वॉल्यूम्स में है, एंड अमोनिया हमें कितने में मिल रहा है, 2 वॉल्यूम्स में मिल रहा है। तो अगर हम इस पूरे की रेशियो की बात करें, तो यहाँ से हमें मिला 1, यहाँ से हमें मिला 3 एंड यहाँ से हमें मिला 2। द रेशियो बिकम्स 1:3:2 and 1 3 2, all are what, all are whole numbers. So I hope this much is clear. यहाँ तक हमें गेल-ल्यूसैक्स लॉ समझ में आ गया कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी और हम लेके चलते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दे आर कॉन्स्टेंट, तो जो गैसेस के वॉल्यूम्स का रेशियो होगा, इट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब भी हमने समझा कि जो भी रेशियो आएगा, जिन क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम रेशियो ले रहे हैं, वो क्वांटिटीज़ हमेशा होल नंबर फॉर्म में होंगी। दे विल नॉट बी इन डेसिमल, दे विल नॉट बी इन फ्रैक्शन। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा। क्या है भाई, बोल रहा है, क्वेश्चन है 450 क्यूबिक सेंटीमीटर, बेसिकली दिस इज व्हाट, क्यूबिक सेंटीमीटर अभी हमने पहले पढ़ा कि किस चीज़ की यूनिट है। अच्छा, यूनिट को देख के ही हम क्वेश्चन में पता लगा सकते हैं कि वो क्या गिवन है। तो हमने यहाँ पे देखा क्यूबिक सेंटीमीटर दिया, इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, तो हमें 1 वॉल्यूम मिल गई। किस चीज़ की है भाई,
वॉल्यूम, अच्छा 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स टुगेदर एंड इग्नाइटेड। बेसिकली यहाँ पे भी क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी वॉल्यूम है। किसकी वॉल्यूम है अगर हम बात करें तो ये बेटा ऑक्सीजन की वॉल्यूम है। इनको बोला जा रहा है कि मिक्स किया गया है, ठीक है, एंड रिएक्ट कराया गया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। हमें जो मिक्सचर बन के आ रहा है उसकी हमें क्या बताना है, उसका कंपोजिशन बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज सोल्यूशन पे अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, ऑक्सीजन हमारे पास आ गया O2, ठीक है। सो अगर हम रिएक्शन की बात करें, हमें बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, गिव्स, हमेशा याद रखो, कई लोग CO3 कर देते हैं। आप लोग जब भी रिएक्शन इसकी लिखते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स नॉट CO3। हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म करेगा। अब इसकी सबसे पहली चीज़ हमें पता है, इक्वेशन हमारे सामने आ गई, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब ही होता है जो बैलेंस रिएक्शन को शो करे। सो बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। C1 कार्बन इज 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है। क्या कर सकते हैं हम, अगर हम यहाँ 3 ऐड कर दें तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ CO2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई 6, तो हमें यहाँ एक 3 है, 1 मिनट, सो 2 इधर एंड ओके, सो O2 गिव्स CO2 एंड यहाँ पे 3 है, तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं अपना 4 to the 8, वन मिनट। ओके, सो हम पहले से बैलेंस करेंगे। हमने देखा ये हमारी रिएक्शन थी, ऑक्सीजन इधर O2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में होती है O2, सो एंड गिव्स CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, उधर हमारे पास ऑक्सीजन 2 ही है, बैलेंस नहीं है। अगर हम 2 CO लेते हैं एंड 1 O2 तो हमारा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 करने के लिए 2, कार्बन 2 हो गए, 2, बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाउ अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। बैलेंस इक्वेशन में अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कॉम्पोजिशन हमें फाइंड करने के लिए बोला है। पहले वॉल्यूम्स देखते हैं, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी वॉल्यूम्स यूज हो रही है, 2 वॉल्यूम्स। ऑक्सीजन की कितनी बेटा, 1 वॉल्यूम एंड इसकी कार्बन डाइऑक्साइड कितने वॉल्यूम्स में फॉर्म हुआ है हमारे पास, 2 वॉल्यूम्स में, एंड तीनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैसियस स्टेट में है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें वॉल्यूम पता है, हमें गिवन है वॉल्यूम, ये कैसे गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली जितना हमारा रिएक्टेंट साइड में यूज हुआ है उसकी वॉल्यूम दैट इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑक्सीजन जो हमने लिया है अपने रिएक्शन के लिए वो लिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब्स एंड हमें बताना है कि कॉम्पोजिशन का कितना होगा। तो कॉम्पोजिशन का कितना होगा, जो मिक्सचर बन रहा है बेसिकली इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा वो निकालने के लिए देखो सबसे इजी वे से इजी वे में बात करेंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जो गिवन वॉल्यूम्स है 450, 200 एंड जो हमें फाइंड करनी है उनमें से जो गिवन है उसमें से सबसे छोटी वॉल्यूम को लेंगे, दैट इज 200 और 450, 200 एग्जैक्टली 200 को लेना है। बेसिकली अब हम अपना सोल्यूशन कर रहे हैं जो हमें रिएक्शन को निकालने के लिए चाहिए। 200 वॉल्यूम्स 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने तीनों साइड मल्टीप्लाई में लेनी है एंड इधर भी लेनी है विच इज़ योर 200 सेंटीमीटर्स क्यूब, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम ली। अब जितने वॉल्यूम्स हमारे क्वांटिटी वाइज आए थे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, उसे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली 2 वॉल्यूम्स हमारे पास आई थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, 1 वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन की थी एंड 2 वॉल्यूम्स आ रही है हमारे पास किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। सो अब यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 200 दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 200 सेंटीमीटर्स क्यूब एंड दिस इज 2 to the 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, क्लियरली हमारे पास हमारे जो मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन आ गया कि उसकी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है, दैट इज 400 सेंटीमीटर्स
क्यूब रहने वाली है। फिर से एक बार देखेंगे, हमने रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले, उस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट करने के बाद जो कोफिशिएंट एडेड है उससे हम चेक करेंगे कि कितने वॉल्यूम्स हमारे यूज हो रहे हैं। हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 था, 2 वॉल्यूम्स है, ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 2 वॉल्यूम्स हैं। जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि गिवन वॉल्यूम्स हमारी जो रिएक्टेंट्स की यूज थी वो कितनी है, 450 गिवन था फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, 200 गिवन था फॉर द ऑक्सीजन एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन या मिक्सचर के कंपोजिशन को फाइंड करना था। ठीक है, हमने क्या किया, आउट ऑफ दीज 2 दैट वर गिवन हमने सबसे छोटी वैल्यू उठाई, 450 एंड 200 में से 200 को लिया, उसे तीनों में जितने भी हमारे रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, उसमें मल्टीप्लाई में लिया। देन जितने वॉल्यूम्स हमारे यूज हुए हैं, लाइक 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 ऑफ CO2 तो CO2 का ही हम निकाल रहे हैं, 2 वॉल्यूम यूज हो रही है, हमें ये पता है बैलेंस करने के बाद, तो हमने 2 इस इधर साइड में अपने प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो हमारे पास कॉम्पोजिशन आए, फॉर मोनोऑक्साइड वी गॉट 400, फॉर 200 फॉर ऑक्सीजन एंड 400 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पहले तो अपना आंसर मिल गया कि मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कितना है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज 400 सेंटीमीटर्स क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे मिक्सचर या रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉम्पोजिशन हो गया। ठीक है, क्लियर आउट, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ऐसे इसी क्वेश्चंस में अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे, तो और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन था कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कितना यूज हुआ है, 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स यूज हुआ है, बट आफ्टर कैलकुलेशंस हमें पता चला कि एक्चुअल में कितना यूज हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन में एक्चुअली अगर हम चेक करें तो सिर्फ 400 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यूटिलाइज हुआ है, तो कितना अनयूज्ड रह गया इजीली पता कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है और इसी के साथ ऑल्सो फाइंड द अनयूज्ड अमाउंट और कंपोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप पता कर लोगे इजीली कि ऑलरेडी जो प्रीवियसली था वो 450 था और 400 अगर उसमें से यूज हो गया है तो कितना बचा होगा, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमारा अनयूज्ड रह गया। व्हाट इज दिस, दिस इज योर अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कैसे गेल-ल्यूसैक्स लॉ हमारा यूज हो रहा है ये चीज पता चल गया आपको। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एवोगैड्रोज लॉ। सो नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो नाम अभी हमने सुना था, कहाँ पे सुना था, रिकॉल करेंगे जल्दी से। मोल कॉन्सेप्ट जब हमने मोल के बारे में पढ़ना शुरू किया था तब, तो मोल की जो वैल्यू थी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वही हमारा एवोगैड्रो नंबर था। अब एवोगैड्रो का लॉ क्या है, सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम कंडीशन में, मतलब कितने क्या है, कांस्टेंट है या चेंज नहीं हो रहे हैं, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, अगर अलग अलग गैसेस हैं हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड वो इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, ये इसके एग्जांपल है, यहाँ से समझते हैं। इफ़ वी अज्यूम दैट 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम कितनी है यहाँ पे ऑक्सीजन की, 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में n ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ क्या होगा, बाय एवोगैड्रोज लॉ अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम सेम रहती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। यानी कि अगर 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इज 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में अगर n मॉलिक्यूल्स है और का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हमारे 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 लीटर ऑफ एनी गैस इन दिस वर्ल्ड विल कंटेन n मॉलिक्यूल्स। दुनिया की कोई भी गैस अगर हम ले लेते हैं और उसकी वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी अगर नहीं चेंज हो रहा है तो उसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये जो कुछ है ये आप अपने जूनियर क्लासेस में 9th में भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज RAM, RMM, एटॉमिक मास, GAM एंड GMM। तो लेट डिस्कस इट आउट, क्योंकि आप ये चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हो, तो हम थोड़ा अभी जितना काम का है वो देखते हैं।
RAM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग मच बट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, जो कि अगर हम लेते हैं तो, और इसकी यूनिट क्या रहने वाली है? बिकॉज इट इज इन रिलेशन विथ सम अनदर एटम, सो ये यूनिटलेस होगा। वैसे ही अगर हम बात करें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बेटा, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एटम, ये भी किसी दूसरे एटम के रिलेशन से शो हो रहा है, तो इसकी यूनिट भी हमारी यूनिटलेस रहने वाली है। तो दो चीज़ें यहाँ से जो हमें पता चली कि रिलेटिव एटॉमिक मास हो या फिर अगर हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो तो हमारी यूनिट क्या रहेगी? कुछ नहीं, यूनिटलेस रहने वाला है, ठीक है। देन अगर हम बात करें व्हाट इज एटॉमिक मास, AM, सो एटॉमिक मास नाम से ही पता चल रहा है किसी भी हमारे एटम का जो एटॉमिक मास है वही हमारा एटम का मास है, वही एटॉमिक मास होता है। एंड इसकी यूनिट क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, AMU, क्लियर। नेक्स्ट GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये भी हमारे बेसिकली जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। एंड उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम में शो कर रहे तो ग्राम रहेगी। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब हम किसी भी हमारे एटम के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं? ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसकी भी यूनिट ग्राम बन जाती है, एंड दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म थे जो आप आगे अभी देखोगे। सो यस, नाउ अब एवोगैड्रोस लॉ तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, गैसेस अलग अलग हैं जिनकी वॉल्यूम्स भी सेम है, तो क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल हैव व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमें एवोगैड्रोस लॉ का से पता चल गया। बट एप्लीकेशंस क्या है? यूसेज क्या है? कहाँ पे हम एवोगैड्रोस लॉ को यूज़ करें या क्या ज़रूरत थी इस लॉ की? सो बेसिकली कहाँ पे हम एवोगैड्रोस लॉ को यूज़ करते हैं? फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिसिटी, किसी भी गैस की एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। सो एटम्स में नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे एटॉमिसिटी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी के लिए हमारा एवोगैड्रो लॉ जरूरी है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हमें जानना है, लेट सपोज अगर हमें बेसिकली जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से तो क्या फॉर्म हो रहा है? जो ये गैस है, ये भी गैस है आपकी, क्लोरीन भी, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है, एंड ये हमें हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? अगर बैलेंस है 2HCl, तो बेसिकली हमें पता चला, क्या पता चला कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, ये हमारी गैस है, एंड ये हाइड्रोक्लोरिक बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो जब भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, इसके लिए हम एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हैं किसी भी गैस के। द थर्ड वन इज डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे कि वेपर डेंसिटी में एंड मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों रिलेटेड है। देन द थर्ड एप्लीकेशन इज एक्सप्लेन्स गेल-यूसैक्स लॉ। गेल-यूसैक्स लॉ के एक्सप्लेनेशन के लिए, इसकी प्रूविंग के लिए हम अपना एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हैं। And the last one is determines the relation between gram molecular weight and gram molecular volume. gram molecular weight and gram molecular volume के बीच में भी रिलेशन को हम शो कर सकते हैं with the help of Avogadro's law. Okay. So सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की, so what is एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या है? अब हम बात करेंगे दैट व्हाट इज एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी इज नथिंग एल्स बट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। मतलब एक किसी भी एलिमेंट के किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिसिटी, हमारे एटॉमिसिटी के 4 टाइप्स भी हैं। पहला है मोनो एटॉमिक, यानी कि एन एलिमेंट हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ओनली 1 एटम। ऐसा एलिमेंट जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होगा, इट विल बी मोनो एटॉमिक सच एज हीलियम, ठीक है। नंबर 2 इज डायटॉमिक, ऐसे एलिमेंट जिसके एक मॉलिक्यूल में हमारे 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, दीज आर डायटॉमिक। द थर्ड वन इज ट्रायटॉमिक, ऐसे एलिमेंट जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे such as carbon dioxide or water. And last one, the tetraatomic, which means 4 atoms in each molecule of an element. किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम प्रेजेंट है तो they are known as tetraatomic. For example, ammonia NH3. अब अगर हम समझें एवोगैड्रोस लॉ में से ये कैसे इसका एप्लीकेबिलिटी थी, सो अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज अपने
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके। अगर लेट सपोज नाइट्रोजन है, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को फॉर्म कर रही है, ठीक है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ वी आर इन नीड टू बैलेंस इट आउट। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, अदर साइड प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो हमने 2 अगर ऐड कर देते हैं तो अब बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, 2 ही प्रोडक्ट में, 2 ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड, 2 ही हमारे प्रोडक्ट साइड में। अब ये इक्वेशन हमारी कैसी है? बैलेंस है बेटा। अब अगर हम बात करें यहाँ से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सो नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम्स है? 1 वॉल्यूम है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में वॉल्यूम वाइज? 1 वॉल्यूम है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की कितनी है? 2 वॉल्यूम्स हमारे पास फॉर्म होके आ रही है। हमें पता है अगर यहाँ 1 वॉल्यूम है, कितना हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे? लेट्स सपोज अगर 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के? 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 वॉल्यूम ही है तो 1 ही ऑक्सीजन के होंगे। हमें पता, हमने देखा था ना, अगर वॉल्यूम सेम है डिफरेंट गैसेस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हमने अभी पढ़ा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, गैसेस की वॉल्यूम सेम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव सेम वॉल्यूम्स, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे। सो अगर नाइट्रोजन में 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम पे 1 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम में भी बेटा उसमें 1 ही मॉलिक्यूल होगा, ओके। ये अभी हमने एवोगैड्रोस लॉ में सीखा। एंड अगर हमने देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड की 2 वॉल्यूम है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल है, तो 2 वॉल्यूम है, अगर 2 वॉल्यूम्स है तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर हम एटम्स की बात करें, एटम कितने होंगे यहाँ पे? सो एटम्स हमारे पास, नाइट्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं हमारे पास? देखते हैं यहाँ से। पहले तो वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि कितने उसमें एटम्स हैं, तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम बात करें 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स के लिए, अच्छा मॉलिक्यूल्स 1 के बेसिस पे ही हम निकालेंगे। अब यहाँ तो 2 है, तो अगर हम यहाँ लेते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें प्रोडक्ट साइड पूरी कंप्लीट एक 1 मॉलिक्यूल मिल जा रहा है हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एटम्स की बात करें, अगर अब 1 मॉलिक्यूल में अगर 1 एटम है, हाफ में हाफ एटम होगा, बट केमिस्ट्री में ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर हमें पता है 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास, इन 1 मॉलिक्यूल वी हैव 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम है, तो हाफ में कितने एटम्स हो जाएंगे? हाफ में अगर आप निकालोगे, सो हाफ विल बी हाफ ऑफ एटम, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हाफ मॉलिक्यूल नहीं कंसिडर करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स को 1 ही लेके चलेंगे। सो अगर हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम है, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स हो जाएंगे। सो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ दिस ऑक्सीजन आर यूज इन द रिएक्शन। समझ में आया? एटम्स क्योंकि आगे डिविजिबल नहीं होंगे, सो विल गेट दिस। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस रिएक्शन से हमें ये हमारे पास डिड्यूस होता है कि नाइट्रोजन में कितने, N2 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन्स, अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें नाइट्रोजन के, तो उसमें कितने हमारे पास एटम्स आ रहे हैं? 2 एटम्स आ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स diatomic because there are 2 atoms in 1 molecule of nitrogen. Clear? Easy? यही तो हमारी एटॉमिसिटी थी कि किसी भी एलिमेंट के, लेट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एलिमेंट का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एलिमेंट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हुए? हमने निकाला वॉल्यूम 1 लेके हमारे पास 2 एटम्स आ रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। इसी तरीके से आप आगे एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हो कि क्लोरीन में कितने रहने वाले हैं, हाइड्रोजन में कितने आने वाले हैं। रिएक्शंस के थ्रू ही आप इसे ईजिली अपने आप से डिड्यूस कर सकते हो। बस रिएक्शन में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, प्रॉपर वॉल्यूम्स आप उसकी कंसिडर कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स को सही से कंसिडर कर रहे हो, एंड एटम्स डिविजिबल नहीं होते, तो वो आपका होल नंबर फॉर्म में ही रहे। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, अभी हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा था कि एटॉमिसिटी को कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गैस का ले सकते हैं, जो कि हमने HCl के एग्जांपल से समझा। द थर्ड वन दैट नाउ वी आर कंसिडरिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी।
ये भी एक पॉइंट था हमारा अभी एप्लीकेशंस में। अब क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट का और वेपर डेंसिटी का? एवोगैड्रोस लॉ में, अभी बाय एवोगैड्रो लॉ हम ये समझेंगे। एवोगैड्रोस लॉ में अभी हमने बेटा क्या समझा कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। सो अगर हम वहाँ से देखें वेपर डेंसिटी जो हमारे पास आती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ, अगर इन दोनों फॉर्मूलाज को ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम हम एक साथ कंबाइन करते हैं, वी विल गेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वन मॉलिक्यूल्स के मास से हम डिवाइड करते हैं अपनी गिवन या रिक्वायर्ड गैस के वन मॉलिक्यूल के मास को। ठीक है, ये रिलेशन है। अब अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो वी विल गेट वेपर डेंसिटी को वी विल राइट एज Vd फॉर नाउ। सो वेपर डेंसिटी विल बिकम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ gas or vapor divided by mass of two atoms of hydrogen. Why two atoms? Because अभी हमने एटॉमिसिटी में क्या पढ़ा? एटॉमिसिटी में हमने पढ़ा since hydrogen is sorry diatomic. Diatomic means उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स रहने वाले हैं? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स रहने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायटोमिक। क्लियर? डायटोमिक है, वन मॉलिक्यूल में टू एटम्स रहेंगे, इसलिए हमने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। क्लियर? नाउ सो वेपर डेंसिटी, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 2 आ गया है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन को बोथ साइड बाय 2, सो व्हाट वी विल गेट? यहाँ पे इस साइड पे भी हमने इंटू 2 किया, विच विल गेट यू Vd इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हमारा प्रोडक्ट साइड में, राइट साइड में, एंड 2 से ही मल्टीप्लाई किया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी विल गेट 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अब ये 2 टाइम्स ऑफ मास है, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। वी विल गेट मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा गैस के। ठीक है, 1 एटम के हिसाब से। सो यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं दैट 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये चीज़ हो गई। क्लियर? कैसे हुआ ये समझते हैं। सो बेसिकली जब हमने 2 से 2 को कैंसिल आउट करा, यहाँ पे अब 1 एटम बचा ना। अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल होता है बेटा? हमें पता है जब हम किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को हाइड्रोजन के एक एटम के मास से डिवाइड करते हैं, वी गेट आर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर बेसिकली मास। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली। सो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई दैट, सो पूरे अगर हम रिलेशन की बात करें, सो व्हाट वी गॉट इज, लेट मी रेज इट ऑल। सो ये तो डेरिवेशन थी। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हमें पता चला दैट 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी is equals to molecular weight. Clear? I hope this is clear from this. किस तरीके से डेरिवेशन हुआ हमने ये भी देख लिया कि कैसे एवोगैड्रोस लॉ से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। ये बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम ये आपके काफ़ी हेल्प आने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है?
परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाम से ही हम पता चल रहा है हमें कि किसी भी अगर हमें लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कॉम्पोजिशन रहने वाला है उस पूरे एक एलिमेंट में, दैट इज योर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट इसी पे बात करेंगे। 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो अभी क्लियर है परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन का अगर हम फॉर्मूला देखें, वी विल डिनोट दिस एज PC। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ one molecule of element in a compound। किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल का जो वेट है, दैट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करेंगे, एंड बिकॉज दिस इज परसेंटेज तो इनटू 100, एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन है तो हमारा परसेंटेज का साइन इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? सो फॉर्मूला क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम इन एन एलिमेंट इन एन कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इनटू 100, एंड बिकॉज इट्स अ परसेंटेज कॉम्पोजिशन सो वी विल ऐड द साइन ऑफ और सिंबल ऑफ परसेंटेज। क्लियर? ये तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात होती है। लेट्स मूव ऑन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं related to percentage composition. The question is calculate the percentage by weight of the following. सबसे पहला है, this is your first question, which is potassium and potassium dichromate K39, Cr52 and O16. So यहाँ पे हमें क्या करना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम के परसेंटेज कॉम्पोजिशन को शो करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सॉरी, व्हाट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट? दिस इज योर K2 Cr2 O7। ये तो हो गया फॉर्मूला। इसमें हमें पोटेशियम के का हमें बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन शो करना है, एंड यहाँ पे हमें इन सभी का ग्राम बेसिकली दिया हुआ है वेट। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वी विल गो विथ K2 Cr2 O7। इसके बेसिस पे पहले हम क्या करेंगे, अपना वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे K के कितने कंपाउंड्स हैं? 2 हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ 39 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr का है जो मास, दैट इज 52 प्लस 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16। अगर हम इसे टोटल करें तो 2 इंटू 39 विल बी योर 78 प्लस 252 इंटू 2 विल बी योर 104 प्लस 16 इंटू 7 विल बी योर 112। इसका अगर हम टोटल फाइंड आउट करते हैं तो वी विल गेट 4 7 to 10 14 1 2 एंड 294 ग्राम्स। ओके, सो इस ये क्या है हमारा 294 ग्राम्स। 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 294 आया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास 294 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दैट इज K2 Cr2 O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और उसमें इट विल कंटेन एंड बेसिकली इट कंटेन्स कितने ग्राम्स ऑफ पोटेशियम? 2 इंटू 39 दैट इज 78। सो अगर 294 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में 78 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो पहले तो हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड का, जस्ट थोड़ा सा यूजेज करेंगे कि 1 ग्राम में कितना होगा। सो हमें पता है 1 ग्राम ऑफ K2 Cr2 O7 will contain basically 78 डिवाइड बाय 294 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम, इतना होगा। और हमें क्या करना है?
हमें बेसिकली इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो हम अब 100 ग्राम्स में अगर देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का देखते हुए, सो 100 ग्राम्स ऑफ K2Cr2O7 में कितना हो जाएगा, 1 में अगर 78/294 है, सो 100 ग्राम्स में कितना होगा, बेसिकली यूनिटरी मेथड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए 78/294 इंटू अगर हम 100 कर देते हैं तो हमारे पास हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन आएगा। कैसे, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट इट एज 4 से अगर काटे तो 4 1 4 एंड 2 से कट करते हैं, 1 मिनट, सॉरी, 78, दिस इज 294, सो 294 इंटू 100 एंड आप इसे सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 2 1s are 2 4s are 2 7s are 2 3s are 9s are and $78 डिवाइड बाई 294 इंटू 100। सो अगर हम यहाँ बात करें, सो अगर आप इसको कट सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इन डेसिमल एंड इट विल बी अराउंड समथिंग लाइक 29.5%। 5 के आगे भी डेसिमल प्लेसेस आएगी, सो वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से, और परसेंटेज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, सो इसका मतलब इट विल बी अराउंड 53, ओके। दिस इज योर आंसर ऑफ पोटेशियम, क्लियर। सो यानी कि हमें पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने चेक करा, पूरा उसका ओवरऑल कंपाउंड का वेट देखा, देन उसमें हमें पता चला कि कंपाउंड का अगर 294 ग्राम्स है वेटेज, ठीक है, तो 294 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कंटेन्स 78 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम। यहाँ से हमें पता चला था क्योंकि 2 हमारे पास वॉल्यूम्स थे, हमारे पास कंपाउंड्स थे किसके, पोटेशियम के, ठीक है। एंड अगर हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं 1 ग्राम में कितना होगा यूनिटरी मेथड के थ्रू, तो 78/294। इसको जब हमने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली चेक करा कि कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन रहेगा, तो 100 ग्राम्स में अगर हम चेक करते हैं, सो हमें मिला 78 डिवाइड बाई 294 इंटू 100 एंड इस पूरे को सॉल्व करके हमें पता चला कि जो कॉम्पोजिशन है पोटेशियम की वो कितनी है, 29.53 है, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अगर हम, अच्छा यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 26.53, एक्चुअली डेसिमल में आंसर आएगा 26.53%। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, दिस इज फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, Ca3 एंड PO4 होल ट्वाइस, क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें इसमें किसका कॉम्पोजिशन चेक करना है, हमें कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का कॉम्पोजिशन चेक करना है। सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेट स्टार्ट। सो अगर कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें, दैट इज Ca3 PO4 एंड होल ट्वाइस। इसमें पहले हम कंपाउंड का वेट फाइंड कर लेते हैं। सो हमारे पास आएगा 3 टाइम्स ऑफ कैल्शियम का, दैट इज योर 40 प्लस PO4 का होल ट्वाइस, दैट इज P वी हैव 31 प्लस ऑक्सीजन का 4 टाइम्स ऑफ 16 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर 120 प्लस 2 टाइम्स द ऑफ 16 4 ज़ा 64 एंड 64 प्लस 31 विल बी 95, 120 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 95 इज 190, ओके। एंड जो टोटल वेट आ रहा है हमारा, इट इज योर 310 ग्राम्स। सो बेसिकली 310 ग्राम्स हमारा पूरा हमारे कंपाउंड का वेट आ रहा है, ठीक है। एंड अब इसमें बात करते हैं 310 ग्राम्स में कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट है। सो अगर हम यहाँ से चेक करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे 310 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में कितना हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो फॉस्फोरस इज 2 टाइम्स ऑफ P, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 31 विच विल बी 62, राइट, 62 ग्राम्स प्रेजेंट है। तो 62 ग्राम्स ऑफ
फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में कितना प्रेजेंट होगा, अगेन यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट 62 डिवाइड बाय 310, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब हमें इसी का फाइंड करना है। सो अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज वी विल गेट 62 डिवाइड बाय 310 इंटू 100। क्लियरली आप इसे सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट इट अराउंड 31 1s एंड 31 2s 62, 2 इंटू 10 विल बी योर 20%। सो फाइनली आपके कैल्शियम फॉस्फेट में जो हमारा फॉस्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, कितने अमाउंट ऑफ परसेंट प्रेजेंट है, तो 20% हमारा फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट में प्रेजेंट है। क्लियर, वेरी गुड। आई होप ये सारे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला की, कि दैट व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, बट व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेट्स सी। सो empirical formula is the formula for a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of the elements in a compound। मतलब जितने भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स का होल नंबर फॉर्म में जो रेशियो है वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता चलता है, एंड इट इज अ फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। लेट सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, वी नो दैट C6H12O6, यही हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ से अगर हम देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 6 इसके हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 हैं एंड ऑक्सीजन कितने में है 6 में। अगर इन सब का आपस में रेशियो देखें तो इट इज अ फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। डेफिनेशन से क्या पता चलता है, वी शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट। अब क्या हम इस जो रेशियो हमारे पास 6:12:6 आ रहा है, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? 6 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो वी विल गेट 1:2:1। सो क्लियरली दिस, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, इससे हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस कंपाउंड में प्रेजेंट थे उसके एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें मिल गया। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव ऑन। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या पता चल रहा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें एक कंपाउंड के, एक मॉलिक्यूल में बेसिकली कंपाउंड के एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल रहा था। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर हम ग्लूकोज के ही एग्जांपल से समझे तो ग्लूकोज वाज C6H12 एंड O6, ये था। यहाँ पे अगर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू जो रेशियो निकाला था दैट वाज 6:12:6 एंड बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो दैट वाज 1:2:1। ये तो हमारा, ये चीज़ जो हमारे पास आ रही है 1:2:1 सिंपलेस्ट होल नंबर, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला से था। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सो अगर हम ग्लूकोज की बात करें यहाँ से, तो ग्लूकोज में कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के एटम्स का पता चल सकता है हमें किससे? विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी गॉट टू नो दैट here in glucose we have 6 atoms of carbon। कार्बन के हमारे पास 6 एटम्स हैं एंड 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12 एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू पता चलती है। क्लियर? सो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें रेशियो देता है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो बताता है। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है केमिकल इक्वेशंस।
बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सबको पता है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। जब भी हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होता है एंड अगर उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में सिंबलाइज करते हैं या लिखते हैं तो वही हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सो वो इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि रिएक्शन को शो करे और हमें आउटपुट दे रही है। एंड इट इज बेसिकली इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल ट्रांजिशन रिएक्शन दैट कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द molecular proportion, relative mass and the relative volumes if gases of reactants and products taking part in a chemical reaction। मतलब केमिकल इक्वेशन से हम एक इक्वेशन के फॉर्म में अपनी पूरी रिएक्शन को लिख सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि वो इक्वेशन हमारी, वो जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो हमारी बैलेंस हो, तभी वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। एंड इस केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं कि जो भी कंपाउंड्स हमारे प्रेजेंट है उसका एलिमेंट्स है उनका मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन क्या है, देन उनका रिलेटिव मास क्या है, एंड अगर वो गैसेज है तो उनकी रिलेटिव वॉल्यूम्स क्या है जो एज अ रिएक्टेंट या एज अ प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं। क्लियर। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो कोई भी आप केमिकल इक्वेशन ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। लेट्स सपोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हमें पता है हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन वो हमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोवाइड करता है, H2O स्टीम फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये भी हमारी गैस है, ये भी हमारी गैस है एंड ये भी हमारा गैसेस वेपर फॉर्म में भी स्टीम आ रहा है तो गैस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो ये तो अभी हमने रिएक्शन लिख दी, इसे हम बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट उधर सिर्फ हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने 2 ऐड किया ऑन द प्रोडक्ट साइड। हमारे पास अब अगर हम फिर से रीचेक करें, हर बार जब भी हम बैलेंसिंग को परफॉर्म करते हैं हमें हर बार कुछ भी अगर हमने कोफिशिएंट ऐड करा है तो उसके बाद हमें पूरी रिएक्शन को, बोथ रिएक्टेंट पार्ट एंड प्रोडक्ट पार्ट को दोबारा से चेक करना होता है कि अब वो स्टेबल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। सो अब कितने हो गए, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में 4 हो गया एंड रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अभी 2 ही है। तो इसे भी बैलेंस करेंगे बाय एडिंग 2 विद हाइड्रोजन। सो अब हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है जो कि कंप्लीटली बैलेंस्ड हमने लिखी है, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और H2O। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। यहीं से आप आसानी से इसके मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन को, उनके रिलेटिव मास को, गैसेज इन्वॉल्व है तो उनकी रिलेटिव वॉल्यूम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा इसी जो हमने अभी पढ़ा है केमिकल इक्वेशंस के यूसेज पे बेस्ड है। बोल रहा है क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। STP क्या है, अब एक नया टर्म आ गया। सो बेसिकली बेटा जब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि गैसेस के ऊपर टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है, इनमें चेंजेस आता है तो गैसेस भी की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है। सो STP is basically that standard temperature and pressure that we will take। basically STP is the standard temperature and pressure जो कि हम रिएक्शंस के टाइम पे लेके चल रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें तो STP पे जो टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ओके। एंड अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा बेसिकली ये भी हम 1 ATM के लेते हैं। क्लियर? अभी बताया था ATM में, केमिस्ट्री के ATM में प्रेशर स्टोर्ड होता है। क्लियर? ओके, नाउ इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन की बात करें, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज इन्वॉल्व ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 18 ग्राम्स ऑफ
वाटर, जहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, ठीक है। सो अब हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम फाइंड करनी है एंड वेट फाइंड करना है, जब कंडीशन है क्या कि हमारा जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड है, एज वेल एज जो हमारा वाटर की जो वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 18 ग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है, वेट दिया हुआ है वो 18 ग्राम्स है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए इसकी। सो बेसिकली वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की अभी हमने पढ़ी दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए वी आर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, 4 2 एंड 4 एंड 2 बैलेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम वेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर रहे हैं एसटीपी पे, तो हमें पहले तो देखना होगा कि यहाँ पे कितने कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। वाटर के कितने हमारे पास फॉर्म होके आ रहे हैं H2O के, 2 मॉलिक्यूल्स होके आ रहे हैं प्लस, और हमें क्या पता है, अब हम क्या करेंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट और प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है और मॉलिक्यूलर वेट का। सो अगर हम H2 की बात करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 टाइम्स 2 मॉलिक्यूल्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा H2 के अकॉर्डिंग 2:1, H का 1 होता है एंड 2 हाइड्रोजन के हमारे पास एटम्स है तो 2:1। देन ऑक्सीजन का निकालेंगे, इसी में ऐड करेंगे 2:1 एंड दिस विल बिकम, हाइड्रोजन का वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेन काम हमारी ऑक्सीजन की है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट इज 16, ओके, 2 into 16 actually because it's O2, 2 atoms are there, ये हो गया। एंड 2 molecules of hydrogen means 2 into H2O का पूरा, यानी कि 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट 16। सो अगर हम टोटल फाइंड करें तो हाइड्रोजन का 2 2 4 एंड ऑक्सीजन का हमारे पास आ रहा है 16 2 32 ग्राम्स वेट, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 4 एंड लास्ट में कंपाउंड का अगर देखें दिस इज योर 2 into 18 plus this 16 plus 2 is 18, so 2 into 18 is 36. So final जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है प्रोडक्ट H2O का वो आ रहा है 36, ऑक्सीजन का 32 एंड हाइड्रोजन का 4। हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही ऑक्सीजन का पूछा गया, ओके। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर आउट हुई कि 36 ग्राम ऑफ H2O में कितना कॉम्पोजिशन है हमारे ऑक्सीजन का, कितना लिबरेट हो रहा है, सो बेसिकली 32 ग्राम्स हो रहा है, ठीक है। सो हम ये यहाँ से अगेन यूनिटरी मेथड वाला हमें लॉजिक यूज करना होगा। सो बेसिकली इट इज 36 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली ऑफ H2O कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और लिबरेट्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 36 ग्राम H2O में 32 ग्राम्स हमारी ऑक्सीजन थी, तो 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना आएगा, 1 ग्राम ऑफ H2O में इट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 36 ग्राम ऑफ O2। एंड अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें हियर, सो वी विल गेट इज, हमें पूछा गया है 18 ग्राम्स में, सो 18 ग्राम ऑफ H2O विल गिव आउट 32 डिवाइड बाय 36 इंटू 18 का निकालना है हमें, ये हमारे 1 का था, 1 ग्राम में 32 बाय 36 था, तो 18 ग्राम्स में क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 36 इंटू 18 एंड दिस विल बी इन योर ग्राम्स बिकॉज दिस इज योर वेट। सो 18 1 18, 18 2 36, 2 1 2, 2 16 32, सो 16 ग्राम्स ऑफ O2। 18 ग्राम्स ऑफ H2O में वाटर में हमारा कितना ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, हमारा 16 ग्राम्स ऑफ O2। सो पहले वेट तो हमारे पास आ गया 16 ग्राम्स, क्लियर। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी, क्या गिवन थी कि जो हमारा एसटीपी की कंडीशन है बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, क्लियर। स्टैंडर्ड जब टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है तो वहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम हो जाती है वो 22.4 की हम लेते हैं। अगर इसकी इक्वेशन को हम देखें दैट वाज बैलेंस इक्वेशन जो थी 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ये थी। यहाँ पे अगर हम बात करें या अगर इसे इलेक्ट्रोलिसिस की है तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें 2H2O was formed with 2 atoms of H2 plus O2, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेट वाइज तो हमने देख लिया कि दैट वाज 36 ग्राम एंड ऑक्सीजन वाज इंक्लूडेड एज 32 ग्राम्स, क्लियरली। अब
32 ग्राम हमें यहाँ पे गिवन है कि एसटीपी की कंडीशन है क्लियरली 32 ग्राम्स किसके इक्वल हो गया, हमारे 1 मोल ऑफ O2 के। एंड एसटीपी पे हमें पता है कि एसटीपी के केस में जो वॉल्यूम होती है हमारे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वो जाती है 22.4 लीटर्स। क्लियर, 22.4 लीटर्स। सो अब हमें यहाँ से क्लियरली अब हमें पता चल गया कि अगर 36 ग्राम ऑफ H2O में जो वॉल्यूम हमारी यूटिलाइज हो रही है हमारी ऑक्सीजन की वो 22.4 लीटर्स है, तो 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगी। यूनिटरी मेथड का अगर हम वैसे लॉजिक लगाएं तो 22/4 डिवाइड बाय 36 एंड हमें निकालना है 18 ग्राम्स ऑफ H2O के लिए वॉल्यूम कितना लिबरेट हो रहा है। सो इट विल बी 22.4 लीटर्स अपॉन 36 इंटू 18 एंड इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, अगेन 2 से अगर डिवाइड करें तो 11.2 विच विल बी इक्वल टू 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन फॉर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। यस, वेरी गुड। सो आज के हमारे इस सेशन में इस लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीचियोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फुल चैप्टर को कवर अप किया है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सबको प्रैक्टिस करे हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन मेरे एंड से कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।